वक्त बिहार में सत्ता की नई धूप खिल चुकी है और सत्ता के सपनों पर चोट से उम्मीदों का सूरज डूब चुका है। सर्दी में कमल खिल चुका है। आधी रात होते होते हार से आरजेडी की लालटेन खामोश हो गई है और उम्मीदों के रथ पर सवार तेजस्वी यादव चुनावी रेस की फिनिशिंग पॉइंट पर आकर चूक गए हैं। एनडीए 125 सीट और महागठबंधन 110 सीटों के फाइनल रिजल्ट के साथ सत्ता के नए चौराहे पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार ने अपना जनादेश साफ कर दिया है। इस जनादेश के मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की बागडोर संभालने जा रहे हैं। कांटे की टक्कर में एनडीए को 125 सीटों पर जीत हासिल हुई तो वहीं महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया। बिहार की कुर्सी 7वीं बार सुशासन बाबू के स्वागत के लिए तैयार है। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को जीत का आंकड़ा हासिल हो चुका है। किसी रोमांचक क्रिकेट मैच की तरह चुनावी नतीजों का आंकड़ा आता रहा। कोरोना संकट और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की वजह से गिनती का काम धीमी रफ्तार से चल रहा था, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी देर रात तक अपडेट दिया जाता रहा। वैसे रुझानों में देर शाम के बाद ही नीतीश सरकार की वापसी के ठोस संकेत मिलने लगे थे, लेकिन फाइनल आंकड़ा 11 तारीख की सुबह 4 बजे आया और 243 सीटों की तस्वीर साफ हो गई। एनडीए में 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू की झोली में 43 सीटें आईं। विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 4-4 सीटों के साथ एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली। आरजेडी के खाते में 75, कांग्रेस की 19 और वामपंथी पार्टियों की 16 सीटों के साथ महागठबंधन का आंकड़ा 110 पर आकर सिमट गया। बीजेपी ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व को दिया है। बिहार के जनमत ने स्पष्ट किया है कि बिहार में विकास, शांति, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के शासन को निरंतर रूप से जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। चुनाव नतीजों में बीजेपी एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आ गया है। क्या नीतीश कुमार के लिए भी नया संदेश देने की कोशिश हो रही है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि ये मोदी जी की जीत है। उनकी ड्राइविंग की वजह से हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। अश्विनी चौबे ने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो केंद्रीय नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला लेगा। उधर जेडीयू का कहना है कि एनडीए की तरफ से जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हर लोगों का कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिल के करेंगे। हमारे ये पूरी जिम्मेवारी हमारे आज के जो मैन ऑफ द मैच हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये उनको तय करना है। वो हमारे नेता हमने घोषित किया है, उनको तय करना है कि हम किस प्रकार से अच्छी लड़ाई लड़ें। बिहार को डबल इंजन की सरकार का विकास का जो है हमें करना है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषित उम्मीदवार नीतीश कुमार जी थे, उनके चेहरे पर वोट मिला है तो निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। कुल मिलाकर बिहार की जनता ने सुशासन बाबू के लिए एक और पारी का जनादेश दिया है और इस नई पारी की नई टीम कैसी होगी इसका इंतजार बाकी है। आज तक ब्यूरो। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजभवन के बाहर से सुजीत झा हमारे संवाददाता हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं बीजेपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुजीत, आपका रुख करते हुए 15 साल बाद भी एक बार फिर से वही सीएम का चेहरा, वही नीतीश कुमार, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वोट नीतीश कुमार के नाम पर पड़े, बीजेपी के नाम पर पड़े, लेकिन सच बात तो यही है कि एक बार फिर से बिहार को डबल इंजन की सरकार मिलने वाली है। झंडा लहराया जा रहा है। बिल्कुल नेहा, और ये 7वीं बार
एक रिकॉर्ड होगा ये कि 7वीं बार वो शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो निश्चित तौर पर ये एक रिकॉर्ड होगा इस तरह से। वोट किसके नाम पे हुआ, क्या हुआ, ये कहना अभी ये नहीं कह सकते। इसमें नरेंद्र मोदी का भी चेहरा है, नीतीश कुमार का भी चेहरा है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जिस संघर्ष के साथ एनडीए ने वापसी पाई है वो ये हम कह सकते हैं कि ये एक ज्वाइंट एफर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो लोक जनशक्ति पार्टी ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका आकलन किया जा रहा है, वो काफी चौंकाने वाला है। वो आंकड़ा ये है कि करीब 42 सीटें ऐसी है एनडीए की जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है। 36 केवल जेडीयू की है। जेडीयू को पिछले अगर चुनाव से हम तुलना करें तो 71 सीटें थी, आज 43 सीटें हैं, 28 सीटों का नुकसान है। लेकिन 36 सीटों पर इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है। तो बीजेपी को 6 सीटों पर अगर लोक जनशक्ति पार्टी नहीं रहती। लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएम आवास के बाहर वो मौजूद हैं। कुमार, कल देर रात नीतीश कुमार से मुलाकात करने बीजेपी के आला नेता पहुंचे थे। माना तो यही जा रहा है कि सीएम ही चेहरा है वो और बने रहेंगे, लेकिन क्या कुछ और विकल्पों पर भी बीजेपी विचार कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी बनाम आरजेडी में बीजेपी काफी आगे थी, ऐसे में क्या डबल थॉट्स जिसे कहते हैं बीजेपी के मन में है? बिल्कुल नेहा, बीजेपी के मन में तो बहुत कुछ है। और कल शाम से ही सुशील मोदी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं वो, और भूपेंद्र यादव जो कि प्रभारी हैं, ये लोग कई घंटे तक सीएम हाउस में बैठे रहे। कई दौर की इन लोगों की आपस की बातचीत भी हुई है। कल देर रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीजेपी दफ्तर में सीएम हाउस से निकलने के बाद, जब जीत सुनिश्चित हो गई, उसके बाद भी हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए की चर्चा की गई थी और नीतीश कुमार की चर्चा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं के बराबर हुई। सिर्फ सुशील मोदी ने यह कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हालांकि तमाम नेताओं ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह सरकार बनने वाली है, यानी कि जो शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बीजेपी के भीतर जरूर लड्डू फूट रहे हैं। उनके कार्यकर्ता और उनके दूसरे नेताओं में ये बात प्रबल घर कर चुकी है कि ये बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, ये उनके भीतर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार फिलहाल कोई चांस नहीं है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आज की बात बता दें, जो हमारी जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार आज दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो कल सीएलपी की बैठक होगी और दिवाली के बाद ये शपथ ग्रहण हो सकता है। तो कुल मिलाकर तमाम तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार शपथ लेंगे ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी के भीतर एक और चर्चा जरूर चल रही है। नेहा, लौटूंगी मैं आपके पास। और इस बीच कई तरीके की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट आया है, लगातार आगे पीछे की रेस आरजेडी और जेडीयू में चल रही थी, नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता सकता हूं। आप शुरू करिए। छपरा, महिसी, भोरे, आरा, दरोंदा, परबत्ता, परिहार, सकरा, कल्याणपुर, रामगढ़ में तो कमाल हुआ। अब सुधाकर जी हमारे कैंडिडेट वहां चुनाव जीत गए। तब तक इनका तंत्र चालू नहीं हुआ था। तो जब तंत्र चालू हुआ तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि वो गए कहां सर्टिफिकेट लेकर के। हो सकता है सर्टिफिकेट ले लेते उससे। ये जब प्रक्रिया आप करेंगे लोकतंत्र में, तो माननीय चुनाव आयोग को कहा हमने कि साख और गरिमा आपकी है। यहाँ स्थानीय प्रशासन आपकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए, ये आपको इंश्योर करना है। नहीं, उन्होंने कहा है कि सीट टू सीट जो आपका कंप्लेन है हम उसकी जांच करेंगे। आरजेडी हार की गीत गा रही है, गम की गीत गा रही है। वह जीत को एनडीए की जीत को पचा नहीं रही है। अपने हार के गम में यह बकवास की बोल रही है। निश्चित रूप से अब सब जानता है कि चुनाव आयोग के गाइडलाइन और देखरेख में होता है।
बीजेपी दफ्तर से जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, शिवसेना भी अब ये सवाल पूछने लगी है कि अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अमित शाह ने वादे कुछ और किए थे लेकिन निभाए नहीं। और बिल्कुल नेहा, इस तरीके के सवाल जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, खुद जो सरकार में मंत्री हैं अश्विनी चौबे की तरफ से उन्होंने भी इसी तरीके की बात कही है, कुछ इसी तरीके के संकेत दिए हैं। लेकिन मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं और यहां आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए नेता हैं वो 4 बजे के बाद बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का संकट चल रहा है। इस वजह से काफी दिक्कतें भी हैं। लोगों को कल शाम से ही हिदायत दी जा रही थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो रात में भी यहां पर मौजूद थे, काफी जश्न मना रहे थे, लेकिन उनको यह कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। तो यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं होगी, लेकिन जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि शाम 4 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बीजेपी मुख्यालय में यहां पर आ सकता है और उसके बाद जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। तो इस तरीके की तैयारियों की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक यहां एसपीजी जो पहुंच जाती है 2 से ढाई घंटे पहले, वो नहीं पहुंची है। जानकारी ये मिल रही है कि 4 बजे जब उनको आने का होगा तो उससे पहले 2-2.5 घंटे पहले एसपीजी पहुंचेगी और यहां की सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद की जाएगी। तो बीजेपी यहां पर जो मीडिया के लोग हैं वो अभी जुटने लगे हैं धीरे धीरे करके और अब यहां पर तैयारियां की जा रही हैं कि किस तरीके से जो जीत हुई है इतनी बड़ी उसको लेकर के वो लोग जश्न मनाएं। तो कोशिश ये कि कार्यकर्ता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना क्योंकि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पटाखे यहां पर जलाने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की जा रही है और तैयारियां यहां पर इस वक्त की जा रही हैं। हालांकि 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, कैबिनेट की मीटिंग में तमाम बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, वहां पर गृह मंत्री भी शामिल रहेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में की जा रही हैं और शाम 4 बजे के बाद जो है यहां पर प्रधानमंत्री की आने की संभावना जताई जा रही है। तीनों बने रहिए हमारे साथ, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर तीनों संवाददाता देते हुए कि किस तरीके से बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारियां की जा रही। वहीं मंथन सीएम के नाम पर भी हो रहा है। नीतीश सीएम बनेंगे या सीएम का पद छोड़ेंगे या फिर दिल्ली की सत्ता में अपनी सियासी पारी नए सिरे से खेलेंगे। अश्विनी चौबे ने तो दिल्ली आने के रास्तों का इशारा किया, लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया कि सीएम नीतीश बनेंगे। तो कांग्रेस ने चोट की, कहा कि बिहार नीतीश के लिए छोटा पड़ गया। किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? टक्कर काफी मिली आपको महागठबंधन से। देखिए, लड़ाई होती है तो टक्कर तो होता ही है, लेकिन यह जीत और इसका पूरा श्रेय मैं बिहार की महान जनता जनार्दन को देता हूं और जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हमें कुछ सीखना भी है, हमें कुछ उससे सीख भी लेना है। यह भी सही है, हमें सीख लेकर के ही आगे बढ़ना है और जनता के प्रति हमें समर्पित होकर के जो विकास डबल इंजन की सरकार जो बिहार में चल रही है, जनता ने इसको स्वीकार किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल प्रयास, उनके मार्गदर्शन में और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के दिल को जीतने का काम किया, बिहार के गरीबों का, बिहार के तमाम लोगों का और छठ व्रत करने वाली माताओं का आशीर्वाद लिया। उन्होंने रैलियों में छठी मैया का हर प्रकार से गरीबों के घर में छठ तक भोजन पर्याप्त रूप से रहे, यह कुशल प्रबंधन कोरोना के कालखंड में बिहार में उन्होंने करने का काम किया, देश में भी किया और बिहार में किया। यह एक सब लोगों के लिए मानने की बात है और निश्चित रूप से यह जीत नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। बिहार की जनता को मैं इसके लिए बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बिहार की जनता ने और नक्कार खाने में भेजने का काम किया। जातिवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, उग्रवाद, इन तमाम तत्वों को एक बार फिर से उनको मरोड़ करके और शांति और सद्भावना के पूर्वक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो मूल मंत्र है उसको स्थापित करने का काम बिहार की जनता ने किया है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, लोग नाराज भी दिख रहे थे। हालांकि ड्राइविंग सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, तमाम होर्डिंग बैनर्स में उनकी तस्वीरें थीं, रैलियां उन्होंने दनादन की। आपको लगता है कि इसका फायदा आप लोगों के गठबंधन को मिला? पूरी तरह से हम सब लोगों की प्रतिष्ठा को बचाने का काम इस ड्राइवर ने किया ताकि गाड़ी कहीं एक्सीडेंट ना हो।
इतने कुशल ड्राइवर हमारे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको है। 130 करोड़ और बिहार के 12 करोड़ जनता का अपार आशीर्वाद कि उन्होंने बचा लिया। अन्यथा ये दुर्घटना, अगर कुशल ड्राइवर नहीं होता और अच्छा बैट्समैन नहीं होता, इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि सीरीज ऑफ द मैच नरेंद्र भाई मोदी है, अब मैन ऑफ द मैच आज के नीतीश कुमार जी है। आपने कहा कि दुर्घटना हो जाती और प्रतिष्ठा बचा ली, तो आखिर दांव पर कैसे लग गई थी जी? दांव पर आखिर कैसे लग गई थी, आपको लग रहा है? नहीं, स्वाभाविक है। ये दांव पर आप देख रहे हैं, एक तरफ पूरी तरह से अफवाहों का जाल, एक तरफ झूठी अफवाह, झूठे आश्वासन जनता को, कहां तो 10 लाख का नौकरी देने का झांसा, लोगों को बहलाने बहकाने का, ये तमाम चीजें हुआ। इस चुनाव में क्या क्या नहीं कहा, गालियां तक दी गई, प्रधानमंत्री जी तक को नहीं छोड़ा। इसलिए जनता ने उसका जवाब भी दिया। ऐसे लोगों को मुंह खाना पड़ा और आपने देखा कि जिन जिन लोगों ने आघात करने का काम किया, वैसे लोग पिक्चर से आउट हो गए। आकांक्षाएं लेकिन बढ़ गई हैं आपके कार्यकर्ताओं की। कुछ नेताओं ने आज ट्वीट भी किए, पोस्ट किए कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज तक बीते सालों में आप बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो नहीं पाए, आप लोग चेहरा ही नहीं दे पाए। इस बार क्या उम्मीद करें बिहार की जनता की बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? देखिए, हम तो कभी भी आपने देखा जब हमारा खाता खुल रहा है बढ़िया से और बीजेपी और एनडीए मिल करके हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो केंद्र के नेतृत्व का निर्णय है उसको तो हम लागू करेंगे ही, वो तो लागू होगा ही। अब आगे के दिनों में हमें और भी संगठन को मजबूत बनाना है। आज 75 है तो कल 150 तक हमें ले जाना है, ये भी हमें देखना है। और इसके लिए हम हर लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करता है। लेकिन अब नेतृत्व तो मैंने कहा है, भाई नीतीश जी बड़े अच्छे बैट्समैन है, कुशल बैट्समैन है, और आज आईपीएल का मैच भी चल रहा है। वो जितना अच्छा बैटिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया किसी भी पिच पर उनको दे दीजिए तो अच्छा बैटिंग भी कर लेंगे और किसी भी नंबर तक वो बैट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी। इसलिए ये तो अब एनडीए के नेताओं पर है। इसके बारे में एनडीए के नेतृत्व ने जो कहा है, हमारे पार्टी ने नेतृत्व ने जो कहा है, मेरे ख्याल से उनके नेतृत्व का जो भी विचार है हम उनके साथ हैं। केंद्र में उन्होंने बैटिंग की है, नीतीश जी ने पहले भी आप लोगों के साथ रहे हैं। लगता है कि वापस से 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बार उनकी जरूरत केंद्र में आप लोगों को महसूस हो रही है? देखिए, हर लोगों का कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिल के करेंगे। हमारे ये पूरी जिम्मेवारी हमारे आज के जो मैन ऑफ द मैच हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये उनको तय करना है। वो हमारे नेता हमने घोषित किया है, उनको तय करना है कि हम किस प्रकार से अच्छी लड़ाई लड़ें। बिहार को डबल इंजन की सरकार का विकास का जो है हमें करना है, और विकास ही हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार मूल मंत्र दिया है, हमको उसी मूल मंत्र पर बिहार की जनता को विकास की ओर अग्रसर करना है। जो बिहार विधानसभा चुनाव कई झटकों से गुजरकर अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। तेजस्वी की रहनुमाई में महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन इस चुनाव के अंत में भला हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी की सीटें बहुत घट गईं और एनडीए में बीजेपी बिग ब्रदर बन गई। लेकिन नीतीश की वो तमन्ना पूरा होती दिख रही है कि अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। बेहद पुरानी कहावत को चुनाव के आखिरी मोड़ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोहराया, और जब चुनाव के नतीजों के रूप में मतदाताओं ने जवाब दिया तो यही कहा, अंत भला तो सब भला।
एग्जिट पोल के साए में नीतीश कुमार के जिस दफ्तर में सन्नाटा पसरा था, वहां तीर छाप झंडा लहराने लगा। कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और एक अनहोनी जीत से उनका चेहरा खुशियों से दमक उठा। तस्वीर दिखाता हूं जेडीयू दफ्तर की। तस्वीरें देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे उत्सव का माहौल है और यहाँ पे लड्डू बांटे जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो हैं यहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। किसी भी चुनाव में वोटों की गिनती और नतीजे ही उसके अंत का परिचायक होते हैं। नीतीश के लिए चुनाव का रास्ता कितना ही कांटों भरा रहा हो, लेकिन अंत भला तो सब भला। भले ही उनकी सीटें काफी कम होती गई, लेकिन सत्ता विरोधी लहरों के बीच में वो अपनी जीत की नैया को किनारे लगाने में कामयाब हो गए। विकास का काम करती है, दिन रात काम करते हैं हमारे तमाम नेता, माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव जी, नित्यानंद राय जी। जब दिन रात काम में लगे हुए हैं तो फिर जनता उनको कैसे नकार सकती है। अब तो उत्सव मनाएगा बिहार का जनता, क्योंकि फिर से भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है। भले ही उनकी जूनियर पार्टनर बीजेपी आज बिग ब्रदर की भूमिका में आ गई, लेकिन टेलीविजन पर एनडीए की जीत देखकर अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे वो मुस्कुरा रहे होंगे कि फिर भी एक बार ताजपोशी तो उनकी ही होगी। आखिर चुनाव से पहले बीजेपी साफ साफ कह चुकी है कि एनडीए जीती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, बीच युद्ध के दौरान कमांडर कभी बदला नहीं जाता है, और एक बार जब कमांडर की घोषणा हो गई और कमांडर नीतीश यहाँ से थोड़ी है, तो पिछले 15-20 वर्षों से हम लोग के कमांडर हैं। नीतीश कुमार अगर फिर से मुख्यमंत्री बने तो वो एक रिकॉर्ड बना देंगे, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का। नीतीश कुमार बने तो वो 7वीं बार शपथ लेंगे। सबसे पहले 3 मार्च 2000 को वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत के अभाव में 7 दिन में उनकी सरकार गिर गई। 24 नवंबर 2005 में दूसरी बार उनकी ताजपोशी हुई। 26 नवंबर 2010 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर आरजेडी का साथ छोड़ा तो बीजेपी के साथ 27 जुलाई 2017 को इनकी आखिरी बार ताजपोशी हुई। अब नीतीश की पार्टी मगन होकर गा रही है कि बिहार में काबा नीतीश कुमार का। जेडीयू काफी उत्साहित है और कई पोस्टर्स जो है नए नए लगाए गए हैं यहाँ पर जेडीयू दफ्तर के बाहर। सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये नया पोस्टर बिहार में काबा। ये सवाल बिहार चुनाव से पहले उठना शुरू हुआ था और उसके बाद इसका जवाब दिया गया है, बिहार में काबा फिर से नीतीश कुमार बा बुझलस बउआ बबुआ, ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरा पोस्टर देखिए, इस तरफ देखिए, यहाँ पर है वेलकम पीपल्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यहाँ स्वागत किया जा रहा है जनता के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी भारी नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी के धुंधलके से उनकी अगुवाई वाली एनडीए के लिए जीत का सूरज चमका है। बिहार की जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है और स्पष्ट बहुमत दिया है एनडीए गठबंधन को, मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि बीजेपी और एनडीए उनके सपनों पर खरी उतरेगी। और जिस तरह से 15 साल लगातार हम लोगों ने बिहार की जनता की सेवा की है और बिहार को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आगे आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बिहार को और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। अब बिहार में एनडीए का नेता होने के कारण इस जीत का सेहरा नीतीश के सिर ही बंधेगा। बीजेपी से नीतीश का नाता 24 साल पुराना है। उसके बाद दोनों ने मिलकर विधानसभा के 5 चुनाव लड़े, लेकिन हमेशा नीतीश की पार्टी ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये पहला चुनाव है जब नीतीश की पार्टी नंबर 2 पर चली गई और वो भी बीजेपी से सीटों का फासला काफी बड़ा। लेकिन बीजेपी अभी नीतीश के नाम का ही जाप कर रही है। हमारी बात सच हो गई, बिहार में का बा, बिहार में बहार बा। अब देखिए सब जगह मिठाई बट रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, तो ये तो बिहार में बहार बा।
जो नीतीश जी और हम लोग कह रहे थे वही हो रहा है। मतलब दो गेट छोड़ के उनका ऑफिस है, वहां भी बाहर बा, हमारे गेट पे भी बाहर बा, उनके गेट पे भी बाहर बा, तो चारों तरफ बाहर है, इसमें क्या बुराई है। 15 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश का कब्जा है। ऐसे में लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है। बावजूद इसके चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि नीतीश के अंतिम चुनाव में जनता ने उनको निराश नहीं किया। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। पटना में रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव की एक बार फिर से बात करेंगे, जिसमें ओवैसी ने क्या वोट काटने वाले दल के आरोपों का जवाब दे दिया है। कुल 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते हैं, तो क्या नजरें अब बंगाल पर भी हैं। कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। इस चुनाव के परिणामों में यूं तो 2020 वाला ही रोमांच रहा। पल पल आंकड़े बदलते रहे, सांसें ऊपर नीचे होती रही कि अब की बार किसका बिहार। मगर इस चुनावी समर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा चौंकाया तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीत ली। अमोर में एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज की। कोचाधामन में एआईएमआईएम के मोहम्मद इजहार अस्फी जीते। जोकीहाट में एआईएमआईएम के शाहनवाज आलम जीते। वैसी में एआईएमआईएम के रुकनुद्दीन जीते। बहादुरगंज में एआईएमआईएम के अजहर नईमी जीते। इस जीत से असदुद्दीन ओवैसी गदगद है। तमाम बिहार के मेरे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही, और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भले ही मुस्लिम समुदाय का नेता होने का टैग लगा हो, मगर ओवैसी ऐसा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनके प्रत्याशी इसलिए जीते क्योंकि उन्हें हिंदुओं का भी समर्थन मिला। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है, और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है। तो उसमें क्या बुरी बात है, लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे वो तो जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा, मगर लड़ना तो जरूरी है ना। जाहिर सी बात है कि जीत मिली है, इसलिए ओवैसी की बातों में वजन दिखता है। मगर यही ओवैसी हैं जिनकी पार्टी को बिहार में वोट कटुआ पार्टी कहा जाता था। हालांकि वोट कटुआ वाले मसले पर भी ओवैसी पहले ही जवाब दे चुके हैं। कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है। बात सिर्फ वोट कटवा तक नहीं है। ओवैसी को कांग्रेस ने पूरे चुनाव में बीजेपी की बी टीम कहा। ओवैसी जी कभी नीतीश बाबू को अटैक नहीं करेंगे, सुशील मोदी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी पर हमला बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब जब मोदी मुश्किल में होते हैं तो ओवैसी उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। आरएसएस और ओवैसी, एआईएमआईएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर राजनीति करते हैं। लेकिन ऐसे बयानों से बगैर घबराए असदुद्दीन ओवैसी डटे रहे। उन्होंने बिहार के समर में 60 से ज्यादा रैलियां की। वो अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान लगाए रहे, और परिणाम सामने है। आज तक ब्यूरो। सुजीत झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह भी बने हुए हैं। सबसे पहले सुजीत, आपका रुख करते हुए, एआईएमआईएम पार्टी को कभी वोट कटवा कहा जाता रहा, कभी उन्हें बी पार्टी बताया जाता रहा, लेकिन सब बातों से इतर 5 सीटों पर जीत हासिल की है। क्या संकेत मिलते हैं इससे आने वाले वक्त के लिए? देखिए नेहा, एआईएम के जो संकेत है, आप कह सकती हैं कि पिछला जो लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें साफ निखर कर सामने आया कि पहला उन्होंने खाता खोला था किशनगंज सीट जीतकर, और उसी समय से लगने लगा था कि ओवैसी का खास तौर पर जो सीमांचल के जो 24 सीटें हैं उस पर काफ़ी वो काम कर रहे थे। काफ़ी दिनों से उस पर उनकी पार्टी जो है वहाँ पर पार्टी के जड़ों को मजबूत करने में लगे हुए थे।
लेकिन 5 सीटें आना बहुत बड़ी बात है, खासतौर पर जो सीमांचल का इलाका का और जो इस बार का माहौल था महागठबंधन में, जिस तरह से आप जो एक समीकरण लेकर चल रहा था महागठबंधन, उसमें 5 सीटें आना एक बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से ओवैसी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि ओवैसी ने जब अपने गठबंधन के जो यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट गठबंधन बनाने से पहले उन्होंने कहा था कि बिहार के सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब ये गठबंधन में शामिल हुए तो उन्होंने कुछ खास सीटों को चुना। और ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और बिहार चुनाव में चिराग ने अपनी ही पार्टी को सियासी आग में फूंक दिया। बड़े तामझाम के साथ नीतीश को दुश्मन मानकर चुनाव लड़ा, लेकिन वोटर्स ने सिर्फ एक सीट थमा दी। इस चुनाव में हारे तो बहुत लोग हैं, मगर जैसे चिराग हारे हैं, वो हारना उन्हें बरसों तक सालता रहेगा। चिराग ने इस विधानसभा चुनावी समर में खुद को बाकी की तरह विपक्षी पार्टी नहीं, बल्कि नीतीश के खिलाफ होकर चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत में ही बता दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतीश से है। 2, 2.5, 3, 4, 5 साल में आप मुझे बताइए कि कोई एक विकास का कार्य हमारे मुख्यमंत्री ने किया हो। अब तो इन्होंने पूरी तरीके से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया मैं बिहार में उद्योग ही नहीं आ सकते, इंडस्ट्रीज आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक है। क्या पंजाब नहीं है लैंडलॉक? क्या हरियाणा नहीं है? क्या राजस्थान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश नहीं है? वहां पर अगर हजारों की संख्या में अगर वहां पर उद्योग आ सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है। जैसे जैसे चुनावी प्रचार का शोर तेज हुआ, वैसे वैसे चिराग पासवान ने भी नीतीश पर हमलों की धार तेज की। नीतीश के खिलाफ वो बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि अगर वो सत्ता में आए तो नीतीश जेल में होंगे। सात निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा। मगर चिराग का ये सपना सपना ही रह गया। बिहार की जनता ने जो फैसला सुनाया है, उसमें चिराग पासवान का पलड़ा बहुत हल्का हो गया है। बिहार की जनता ने चिराग को बता दिया कि उनकी नीतीश विरोधी राजनीति खारिज हो गई है। बिहार की जनता ने बता दिया कि सिर्फ खुद को पीएम का हनुमान बता देने से पीएम के समर्थन वाले नीतीश कुमार के खिलाफ जनता नहीं जाएगी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बिहार की जनता ने चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से जो फैसला सुनाया है, उसमें एलजेपी को 1 सीट मिली है। एलजेपी के हिस्से करीब 5.7% वोट आए हैं। यही वजह है कि अब परिणामों के बाद जेडीयू को चिराग पासवान पर निशाना साधने का मुकम्मल मौका मिला है। कहीं के चिराग ने बेचारी बहुत कोशिश की कि जेडीयू को जलाने की, लेकिन चिराग बुझ गए हैं। हमारी कोशिश है डैमेज मिनिमाइज करने की। अब मंथन चिराग पासवान को करना है कि आगे उनकी पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ेगी। उन्हें ही तय करना है कि उनकी नकारात्मक राजनीति को बिहार की जनता ने क्यों नकार दिया। मौसमी सिंह, रोहित कुमार सिंह और कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, लोजपा का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा बेहद खराब, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी की यहां पर चिराग पासवान ने, उसको एक वजह माना जाए, या फिर पूरा अस्तित्व ही उनका एनडीए पर टिका हुआ था, उसकी वजह से उनका वोट कम हो गया? लेकिन एक बात और है, उनके पिताजी का ठीक बिहार चुनाव से एन पहले निधन हो जाना और एक बड़ा चेहरा ना होना लोजपा का, यह भी उनके फेवर में नहीं रहा। देखिए नेहा, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा झटका लोक जनशक्ति पार्टी और सीधे सीधे चिराग पासवान को लगा है। निश्चित तौर पर उनकी पार्टी आधे से कम पर सिमट गई है, 1 सीट आई है। लेकिन जो बात कही जा रही है वो ये कि चिराग पासवान ने अपना काम कर दिया या ये कहे करते करते रह गए। आज बीजेपी गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं। अगर 3-4 सीटें कम हो जाती तो नजारा या कह सकते हैं कि हालात कुछ और होते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है,
जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से ये तय कर लिया था कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ रहेंगे और उनको नुकसान पहुंचा करके दम लेंगे, तो भले ही एनडीए की सरकार आ गई, कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ गई, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का नुकसान किया। हालांकि खुद को भी जला लिया, एक तरीके से वो हनुमान बन के घूमते रहे, अपनी पूंछ में आग लगाई। एक बात और चर्चा इसमें निकल रही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने घूम घूम कर नीतीश कुमार के खिलाफ बोला है, उसने बीजेपी को ही फायदा पहुंचाया। आप देखिए, पिछली बार बड़े भाई की भूमिका से अब छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू आ गई है, उनकी सीटें आधी से भी कम हो गई हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने जो अपना काम करना था किया है, लेकिन खुद को भी जला लिया है, ये बात भी सच है। और इससे पार्टी कब और कैसे उभरेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा।